हेलो फ्रेंड्स, रात कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हमने कल की क्लास में देखा था सेल डिवीजन। आज हम देखेंगे तीसरा चैप्टर है हमारा जंतु जगत का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। देखिए, जो क्लासिफिकेशन है एनिमल का, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है। देखिए, जो विश्व में इतने सारे जीव हैं, उनका मतलब एक साथ अध्ययन करना असंभव है, इसलिए संपूर्ण जीवों को उनको अलग अलग ग्रुपों में वर्गीकृत किया गया ताकि उनके लक्षणों को आसानी रूप से समझा जा सके। तो देखिए, जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले अरस्तु, जो अरिस्टोटल है, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं। अरस्तु जो एक ग्रीक दार्शनिक थे, ये एक ग्रीक दार्शनिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम संपूर्ण जीवों को अर्थात एनिमल को दो समूहों में बांटा। पहला समूह था एनेमा और दूसरा था इनेमा। देखिए, अरस्तु ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया था, ये जीवों का मतलब प्राकृतिक के संरचना और उनके कार्यों के आधार पर दिया था। इन्होंने दो समूह में रखा था, पहला था एनेमा एंड दूसरा था इनेमा। देखिए, एनेमा के अंतर्गत ऐसे जीवों को रखे थे इन्होंने जिसके रुधिर में आरबीसी अर्थात रेड ब्लड सेल्स पाई जाती थी, मतलब नहीं पाई जाती थी। देखिए, इसमें एब्सेंट होता था, एब्सेंट आरबीसी। ऐसे मतलब जीवों को रखे थे जिनके रुधिर में आरबीसी नहीं पाई जाती थी। तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें थे मोलस्का, अकशेरुकी जीव, संपूर्ण अकशेरुकी, स्पंज आदि। अरस्तु ने मतलब एनीमिया के अंतर्गत ऐसे जीवों को रखा था जिसके रुधिर में आरबीसी नहीं पाया जाता था। तो दूसरा समूह था हमारा इनेमा। इनेमा के अंतर्गत इन्होंने ऐसे जीवों को रखा था जिनके रुधिर में आरबीसी पाई जाती थी। तो इसके अंतर्गत हमारे जो संपूर्ण कशेरुकी जीव हैं अर्थात जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, संपूर्ण कशेरुकी जीवों को रखा था। देखिए, फिर इन्होंने इनेमा को भी दो भागों में मतलब दो उप समूहों में बांटा। पहला था ओविपेरस एंड दूसरा था विविपेरस। ये हमारा पहला है ओविपेरस एंड दूसरा है विविपेरस। देखिए, सबसे पहले हम ओविपेरस के बारे में जान लेते हैं। जो ओविपेरस थे, इन्हें हिंदी में अंडयुज कहते हैं, अर्थात ओविपेरस ऐसे जीव होते हैं जो अंडे उत्पन्न करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं, इन्होंने ऐसे जीवों को रखा जो थे बर्ड, एम्फीबिया, रेप्टाइल, ऐसे जीवों को इन्होंने रखा। एंड दूसरा है हमारा विविपेरस। देखिए, विविपेरस के अंतर्गत इन्होंने ऐसे जीवों को रखा जो बच्चे उत्पन्न करते हैं, अर्थात इन्हें हिंदी में जरायुज कहते हैं। इसके अंतर्गत संपूर्ण मैमल आते हैं। इसके अंतर्गत संपूर्ण मैमल्स आते हैं जो बच्चे उत्पन्न करते हैं। देखिए, इन्होंने जो वर्गीकरण दिया था, मतलब ये संपूर्ण रूप से जीवों को वर्गीकृत नहीं कर पाया था। इसके पश्चात मतलब वर्गीकरण के क्रम में जो जानरे थे, जानरे भी इन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया। इन्होंने प्राकृतिक जीवों के प्राकृतिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया। इन्होंने स्पीसीज, जो स्पीसीज वर्ड है, मतलब इस टर्म का यूज करके जीवों का इन्होंने भी वर्गीकरण किया। देखिए, फिर इसके वर्गीकरण के क्रम में अगला है कैरोलस लिनियस। इसके बाद हम कैरोलस लिनियस के बारे में वर्गीकरण पढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कर तो देखिए, हमने पढ़ा जीव जगत का वर्गीकरण। जीव मतलब हमने सबसे पहले अरस्तु का वर्गीकरण पढ़ा, इसके बाद जानरे। इसी क्रम में हम तीसरा पढ़ते हैं कैरोलस लिनियस। देखिए, लगभग जानरे के 2000 वर्ष के बाद कैरोलस लिनियस ने 1735 ईस्वी में संपूर्ण जीव जगत को मतलब वर्गीकृत किया। इन्होंने लगभग, देखिए, इनकी पुस्तक थी सिस्टमा नेचुरी, जिसमें इन्होंने लगभग 4236 जीवों का मतलब जीवों के बारे में स्टडी किया। 1735 ईस्वी में इन्होंने मतलब इसी पुस्तक लिखी सिस्टमा नेचुरी, जिसमें इन्होंने जीवों का मतलब लक्षणों के वर्गीकृत किया और उनके बारे में लिखा। तो इसका इनका वर्गीकरण इसने लिखा। तो देखिए, जीवों का जो द्विनाम पद्धति है, इसको भी कैरोलस लिनियस ने ही दिया। मतलब जीवों के अध्ययन करने के बाद कैरोलस लिनियस ने संपूर्ण जीवों का मतलब उनके द्विनाम पद्धति। तो देखिए, कैरोलस लिनियस ने जो मतलब वर्गीकृत किया
1735 ईस्वी में इन्होंने किया। हो सकता है ये अलग बुक में इसकी डेट्स जो है ये अलग दिया हो, 1753 भी हो सकता है। जीवों का इन्होंने वर्गीकृत किया और बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर अर्थात द्विनाम पद्धति के जनक भी कैरोलस लिनियस को माना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो हम अच्छे से इसे लर्न कर सकते हैं। द्विनाम पद्धति के जनक किसे कहते हैं? कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। देखिए इन्होंने द्विनाम पद्धति अर्थात जो विश्व में जो जीव हैं उनको मतलब दो नाम दिए। पहला नाम उनका था जीनस, मतलब संपूर्ण जीवों को उनका नामकरण जो किया जाता है उनके पहला जीनस होता है और दूसरा स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज को लेकर के किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम बनाया जाता है। जो जीनस होता है ये हमारा कैपिटल में होता है और जो स्पीसीज नेम होता है ये हमारा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। और जो मतलब इसके जो लिखने का जो तरीका होता है ये इटालियन अर्थात ये तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। जो किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम होता है जो जीनस और स्पीसीज से मिलकर बना होता है, पहला जो होता है वो कैपिटल एंड जो स्पीसीज होता है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है और ये इटालियन अर्थात ये तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। तो देखिए फिर जो कैरोलस लिनियस थे इन्होंने संपूर्ण जीवों मतलब संपूर्ण एनिमल किंगडम जो है इसको सबसे पहले इन्होंने दो सब किंगडम में डिवाइड किया। पहला था प्रोटिस्टा एंड दूसरा है मेटाजोआ। देखिए जो प्रोटिस्टा मतलब सब किंगडम है, जो प्रोटिस्टा किंगडम है इसके अंतर्गत इन्होंने एक संघ को रखा, संघ प्रोटोजोआ। एंड जो दूसरा है मेटाजोआ के अंतर्गत इन्होंने 9 संघ को रखा। पहला था पोरीफेरा, दूसरा सिलेंट्रेटा, प्लेथीहेल्मिन्थीस, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कार्डेटा। तो देखिए हम इसे अच्छे से लर्न कर सकते हैं क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि कैरोलस लिनियस द्वारा जो जीवों का वर्गीकरण किया गया है वो कितने संघों में किया गया है और कितने उपसंघों में। देखिए जो इन्होंने वर्गीकृत किया संपूर्ण एनिमल किंगडम को 2 सब किंगडम में डिवाइड किया। पहला था प्रोटिस्टा, दूसरा था मेटाजोआ। तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत इन्होंने एक संघ को रखा जो ये है प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ के अंतर्गत इन्होंने 9 संघ को रखा। इसके अंतर्गत पहला था पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेथीहेल्मिन्थीस, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा एंड कार्डेटा। देखिए अब हम इसके हर एक मतलब संघ के बारे में अच्छे से लर्न करेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो देखिए हम इसका वर्गीकरण पढ़ते हैं। जो पहला सब किंगडम था प्रोटिस्टा सब किंगडम के अंतर्गत इन्होंने एक संघ को रखा, संघ प्रोटोजोआ। तो देखिए हम सबसे पहले प्रोटोजोआ का अर्थ समझ लेते हैं। जो प्रोटोजोआ है ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है प्रोटो अर्थात फर्स्ट या प्रथम, और जो दूसरा है ये जोन से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है एनिमल। देखिए प्रोटोजोआ का अगर हम हिंदी में अर्थ समझे तो इसका मतलब होता है प्रथम एनिमल, प्रथम जंतु। देखिए जो प्रोटोजोआ है ये प्रथम जंतु माने जाते हैं पृथ्वी पर के। देखिए जो गोल्डसफ थे इन्होंने 1820 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किया। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम अच्छे से लिख सकते हैं कि प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गोल्डफस ने 1820 ईस्वी में किया। देखिए फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत इन्होंने ऐसे जीवों को रखा जो एक कोष की अर्थात यूनिसेलुलर जीव हैं, इन्होंने रखा। इसके मतलब फाइलम प्रोटोजोआ के जो जीव हैं इनके हम कुछ मुख्य कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेन कैरेक्टर। अर्थात लक्षण। देखिए जो फाइलम प्रोटोजोआ के जीव थे इनका मेन लक्षण है
ये एक कोश की जीव होते हैं। ये एक कोश की अर्थात यूनिसेलुलर। इनकी जो बॉडी होती है ये केवल एक कोशिका के ही मतलब बनी होती है। इनकी जो मतलब शरीर की सारी क्रियाएं होती हैं ये केवल एक ही कोशिका के अंतर्गत संपन्न होती हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनकी जो बॉडी थी इसकी जो मतलब लंबाई है वो मुख्यतः 0.001 से 1 मिमी से 5 मिमी तक होती है। एक मतलब जो प्रोटोजोआ के जीव हैं इनका दूसरा कैरेक्टर है, इन जीवों में जो लोकोमोशन होता है इनमें गति, सीलिया या फ्लैजिला के द्वारा होता है। एंड तीसरा कैरेक्टर है, इनमें जो जनन पाई जाती है ये किस प्रकार की होती है। इन जीवों में अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों प्रकार की जनन पाई जाती है। एंड लैंगिक जनन पाई जाती है। देखिए जो इनमें अलैंगिक जनन होता है देखिए जो इन जीवों में अलैंगिक अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह मुख्यतः बाइनरी फ्यूजन द्विखंडी भवन जिसे हिंदी में कहते हैं, एंड दूसरा होता है मुकुलन जिसे कहते हैं बर्डिंग। एंड जो इसमें लैंगिक जनन होता है यह युग्मकों के संयुग्मन के द्वारा होता है। लैंगिक अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, युग्मकों के समागम से होता है। अर्थात इन जीवों में मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं अर्थात जो युग्मक होते हैं इनके मिलने से इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसका जो मुख्य एग्जाम्पल है हम देख लेते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ के जो मुख्य एग्जाम्पल है वो होता है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। चल नहीं रहा मार्कर। देखिए हम एग्जाम्पल के बारे में देख रहे थे। संघ प्रोटोजोआ के जो एग्जाम्पल होते हैं ये अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। देखिए जो अमीबा होता है इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, और जो और अमीबा के कई सारे स्पीशीज पाए जाती हैं जैसे एंटमीबा हिस्टोलेटिका। देखिए जो एंटमीबा हिस्टोलेटिका है ये जीवों के मतलब मनुष्य के ज्यादातर जीवों में जो पेचिश रोग होता है ये उत्पन्न करता है, ये इनके आंत में जाकर। एंड दूसरा होता है एंटमीबा कोलाई। देखिए जो एंटमीबा कोलाई होता है ये भी जीवों के आंत में पाया जाता है, लेकिन ये कोई मतलब हार्मफुल नहीं होता। ये जो आंत में जो बैक्टीरिया होती हैं ये इनको खाकर नष्ट कर देता है
ताकि कोई रोग उत्पन्न ना हो। ये हार्मफुल नहीं होते, अर्थात ये यूजफुल होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। यूजफुल एनिमल। और जो तीसरा देखिए जो यूग्लिना है, यूग्लिना जो होता है इसे हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। इसे हम अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारे मतलब एग्जाम में हमारे पूछा जाता है। जो यूग्लिना होता है इसे हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसे हरा प्रोटोजोआ के नाम से क्यों जाना जाता है। देखिए जो इसकी बॉडी होती है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इसे हरे प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। इसकी बॉडी में क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए हम कह सकते हैं ये जो एनिमल होता है ये स्वपोषी होता है। ये स्वपोषी होता है। देखिए इसके मतलब इसके शरीर में जो क्लोरोफिल पाया जाता है जो किसी भी मतलब जीवों में नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल जो होता है ये केवल पौधों में ही पाया जाता है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसलिए इसे यूग्लिना को जंतु एवं एनिमल के बीच की कड़ी भी माना जाता है। हम इसे अच्छे से लर्न कर सकते हैं। देखिए यूग्लिना को जंतु एवं एनिमल जंतु एवं पौधों के बीच की कड़ी के रूप में जाना जाता है। देखिए हमने पहले अभी पढ़ा फाइलम प्रोटोजोआ जो सब किंगडम प्रोटिस्टा का फाइलम है। ये संघ प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ के अंतर्गत हमने एग्जाम्पल को देखा अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। ये जो जीव होते हैं ये केवल एक कोशिकी होते हैं, अर्थात जो इनकी बॉडी होती है ये केवल एक कोशिका से मिलकर बनी होती है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा फाइलम पोरीफेरा।